नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1869 में ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना का काम चल रहा था। उधर इसी साल स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी नाम का एक शख्स अपने पिता की एक मिल का टेकओवर करता है, जहां हथौड़े बनते थे, जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ में ताले बनते हैं। जूलियस मिल और उसके डॉक्टर मित्र ने इस योजना पर काम शुरू किया कि मजदूरों के भोजन में प्रोटीन युक्त पोषण बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। 2 साल की रिसर्च के बाद 1886 में रेडीमेड सूप तैयार करते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तो स्विट्जरलैंड की नेस्ले नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूलियस मैगी की कंपनी का विलय हो रहा था। लगभग 100 साल बाद जब 1982 में हम रंगीन टीवी पर एशियाड देखते हुए 21वीं सदी का सपना पाल रहे थे, तब नेस्ले ने भारत के बाजार में मैगी नूडल्स लॉन्च किया। 21वीं सदी के 15 साल गुजर जाने के बाद हम मैगी से ऐसे घबराए हुए हैं जैसे बाथरूम में सांप देख लिया हो। 2 मिनट की इस चीज पर घंटों की इस बहस में आज हम भी अपना राष्ट्रीय योगदान करते हैं। हर नूडल्स मैगी नहीं है और चाउमीन की हर दुकान चीन की नहीं है। भारत का पहला नूडल ब्रांड होने के कारण दूसरे नूडलों ने बहुत कोशिश की, बिके भी, मगर उन्हें भी लोगों ने मैगी ही पुकारा। भारत के बाजार में पहले इस मैगी को कामकाजी महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया, लेकिन जल्दी ही कामकाजी महिलाओं को सुंदर सुंदर मम्मियों में बदलकर 2 मिनट में बबलू बबली के लिए मैगी बनाने वाली मां का रूप दे दिया गया। वो मां जो हमेशा खुश रहती है। पहली बार मैगी देखने पर आपके एंकर का भी एक संस्मरण है, लेकिन वो फिर कभी अभी सुना दिया तो हंसते हंसते आपका पेट फट सकता है। मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अमीरों ने भी खाया, गरीबों ने भी खाया, गांव वालों ने भी और शहरों में भी। मजदूरी कम बढ़ने और सस्ती होने के कारण मजदूर बस्तियों में आपको मैगी और चाउमीन के ठेले खूब दिखेंगे। मजदूरों ने एक बार मुझे बताया था कि 10 रुपए प्लेट में मैगी के नाम पर चाउमीन से पेट भरने का एहसास हो जाता है। तमाम विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों, पेइंग गेस्ट हाउसों में जाकर पता कीजिए, कोई 2 बजे रात मैगी खाने के किस्से सुनाएगा तो खाना ना बनाने वाला आलसी गर्व से बता रहा होगा कि वो कैसे 15 दिनों से मैगी ही खा रहा है। मैगी अब मम्मी के हाथ की चीज नहीं रही। कहीं चाउमीन तो कहीं चाउमीन तो कहीं चाइनीज होकर भारत के पारंपरिक व्यंजनों से लोहा लेती हुई आधुनिक पारंपरिक व्यंजन बन चुकी है। 1991 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी लव। इसमें अभिनेत्री रेवती का नाम मैगी पिंटो था। कई लोग मैगी को लेकर सेंटी हो रहे हैं तो कई लोग मैगी की जांच की खबर देखकर अपनी आंत की जांच करवा रहे हैं। 20 मई से यूपी से मैगी के सैंपल में सीसा मिलने का विवाद शुरू हुआ। 3 जून को केंद्रीय खाद्यान्न मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामला सीरियस है। कोई मामला इस युग में 2 हफ्ता टिक जाए, उसमें सीरियस होने के 36 गुण के प्रमाण मिलते ही हैं। वैसे इसकी शुरुआत किसी केंद्रीय या राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं की, बल्कि आपने की है, और आप हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फूड सेफ्टी अफसर संजय सिंह। हमारे सहयोगी कमाल खान ने संजय सिंह से बात की तो पता चला कि 10 मार्च 2014 को मैगी का सैंपल लिया गया। 26 मार्च को गोरखपुर लैब से रिपोर्ट आती है और 18 जून को नेस्ले को नोटिस जारी किया जाता है। 22 जून को नेस्ले मांग करती है कि कोलकाता के लैब से टेस्ट कराया जाए। 20 सितंबर को सैंपल कोलकाता के लिए रवाना होता है, लेकिन गलती से शिमला चला गया। 25 नवंबर 2004 को फिर से कोलकाता भेजा गया, लेकिन मात्रा कम निकली। 22 जनवरी 2015 को पूरी मैगी कोलकाता भेजी गई और 23 अप्रैल 2015 को उसकी रिपोर्ट आ गई। 1 साल लग गए। अगर संजय सिंह ने प्रयास जारी नहीं रखा होता तो किसी को पता ही नहीं चलता। उनका कहना है कि जो नया फूड सेफ्टी एक्ट है वो दुनिया के मानकों के हिसाब से है और काफी प्रभावी है। संजय सिंह ने 30 मई को 5 अन्य कंपनियों के भी नमूने उठाए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। देश में नूडल ब्रांड सिर्फ ब्रांड वाली कंपनियां नहीं बनाती, बहुत सारे गैर ब्रांड उत्पाद भी हैं, लेकिन नेस्ले का मैगी का हिस्सा ज्यादा है, 70% के करीब। 3,500 करोड़ का यह कारोबार है आपके मुल्क में। यह मैगी का राष्ट्रीय प्रसार ही था कि बाराबंकी की रिपोर्ट से देश के कई हिस्सों में हड़कंप मच गया। आप जानते हैं कि सीसा खाने के लिहाज से हानिकारक होता है। इंस्टेंट नूडल में 2.5 पार्ट्स पर मिलियन की इजाजत होती है, यही मानक है। बच्चों के डिब्बा बंद दूध में भी 0.2 पार्ट्स पर मिलियन सीसा हो सकता है। चाय, मसाले, बेकिंग पाउडर में भी एक खास मात्रा में इसकी अनुमति है। हवा और पानी में प्रदूषण को भी हम पार्ट्स पर मिलियन में मापते हैं। रफ्तार में बोलते हुए पार्ट्स पर मिलियन के बारे में समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कम भी समझा मैं, लेकिन तय मात्रा से अधिक सीसा की मात्रा किडनी खराब कर सकती है। यूपी के सैंपल में 7 गुना ज्यादा सीसा पाया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट में मानक से ज्यादा सीसा मिला, इसलिए 15 दिनों के लिए मैगी बैन हो गई। यहां नेस्ले कंपनी से कहा गया है कि वो अपना स्टॉक दिल्ली से हटा लें।
15 दिन के बाद नया सैंपल टेस्ट कराएं, फिर कोई फैसला होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, बिहार, झारखंड में भी नमूने लिए गए हैं। केरल, गोवा, चंडीगढ़ के सैंपल सही पाए गए हैं, महाराष्ट्र के भी। अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ का कहना है कि किसी भी पदार्थ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG कुदरतन होती है। MSG से स्वाद में तेजी आती है। अमेरिका का फूड डिपार्टमेंट भी मानता है कि MSG नुकसानदेह नहीं है। देश भर में मैगी की बिक्री 50% से ज्यादा गिर गई है और शेयरों की कीमतों में पिछले 9 साल में सबसे बड़ी गिरावट हुई। नेस्ले के शेयर 10% गिर गए बुधवार को। बिग बाजार ने अपने स्टोर से मैगी को हटा लिया। केंद्रीय भंडार दिल्ली से भी मैगी की बिक्री रोक दी गई है। हमने नेस्ले से गुजारिश की कि वे अपना प्रतिनिधि भेजें जिससे उनका पक्ष सामने आए, लेकिन ऐसा कोई कंपनी करती नहीं है। वो प्रेस रिलीज जारी करके छोड़ देती है। वैसे कंपनी ट्विटर और फेसबुक पर अभियान की शक्ल में मैगी के खिलाफ बन रही धारणाओं से लड़ रही है और अपना पक्ष रख रही है। नेस्ले ने 21 मई को ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा कि हम भारत में बेचे जाने वाले मैगी नूडल्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं मिलाते हैं। हमने मैगी के पैकेट पर भी यह जानकारी दी है। हम हाइड्रोलाइज्ड ग्राउंडनट प्रोटीन, अनियन पाउडर और गेहूं का आटा मिलाते हैं। इन सब में प्राकृतिक रूप से ग्लूटामेट होता है। हमारा मानना है कि जांच में ग्लूटामेट मिला ही होगा, जो कि खाद्य पदार्थों में होता ही है। इन सभी सैंपल में सीसा की मात्रा सीमा के भीतर ही पाई गई। स्टॉक एक्सचेंज से उससे इन मीडिया रिपोर्ट्स की सच्चाई पूछी है कि दिल्ली में मैगी जांच में फेल हो गई। स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि उसके लिए निवेशकों के हित सुरक्षित रखना जरूरी है। नेस्ले ने एक्सचेंज को जवाब दिया है, बताया है कि अभी तक उसे अधिकारियों से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। यूपी को छोड़कर किसी राज्य या केंद्र की एजेंसी ने उनसे मैगी वापस लेने के लिए नहीं कहा है। अब दिल्ली ने इसमें ऐड कर दिया। ये दोपहर का बयान था। नूडल्स और गूगल्स हमारे देश में काफी फेमस हैं। बाकी खाद्य पदार्थों का क्या हाल है कौन जानता है। पर इसी आधार पर अब विश्वास करना भी ठीक नहीं, लेकिन विश्वास करना भी गलती होगी। जांच होनी चाहिए और उसके बाद बात होनी चाहिए। सेना और नौसेना ने भी एडवाइजरी जारी किए हैं कि वे मैगी से परहेज करें। अब तो सेना भी सामने आ गई है। मैगी को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताने की अभी कोई सूचना नहीं मिली है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ अनुजा चौहान हैं, लेखिका हैं आप, एडवर्टाइजर भी हैं। डीबी मल्हान साहब हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी सचिव हैं आप, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उसके संगठन के आप सचिव हैं। प्रोफेसर उदय अन्नपूरा साहब हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से। देवेंद्र शर्मा जी हैं, पॉलिसी विशेषज्ञ हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं। और इशी खोसला जी हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। प्रोफेसर उदय, हम आपसे पहले जानना चाहते हैं कि सैंपल अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है से सैंपल फेल हुआ है, लेकिन बाकी राज्यों में फेल नहीं हुआ है। तो इसे लेकर क्या समझा जाए कि इन 2 राज्यों में जो मैगी उपलब्ध है या लोगों के घरों में है वो ना खाएं, बाकी राज्य में जो मिल रहे हैं वो मैगी सुरक्षित है? ऐसा तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाएगा तो मैगी का जितना भी उन्होंने ये किया है, एनालिसिस किया है, उसके बदौलत महाराष्ट्र में, गोवा में वैसे भी तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। खाने में वैसे परमिसिबल लिमिट के अंदर अगर उसमें लेड है या है तो खाने में कुछ परेशानी तो नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हेल्थ हज़ार्ड जो इसको हम बोलते हैं वो तो परमिसिबल लिमिट जो रखे हैं वो उसी को सामने रखते हुए परमिसिबल लिमिट रखे हैं। परमिसिबल लिमिट रखने का मतलब यही है कि इट इज़ अनअवॉइडेबल। जो हमारे पास खाद्य रॉ मटेरियल जो आता है इसका, वो रॉ मटेरियल के इसमें जो भी कुछ लेड कंटेंट वगैरह जो भी होगा उसको हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए वो परमिसिबल लिमिट विथ कंसर्न द हेल्थ को कंसिडर किए हुए उसका विपरीत परिणाम ना हो उसके हिसाब से ही रखा गया है। अगर ये परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो मुझे नहीं लगता है खाने में कोई दिक्कत होना चाहिए। एक बयान आया कि इसमें जो MSG है वो मैसेंजर फॉर गॉड नहीं, वो जो MSG जो है जो वो एक तय मात्रा में प्राकृतिक रूप से सब में होता ही है और उसके खाने से कोई नुकसान नहीं होता। क्या ये बात सही है सर? देखिए सर जी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है एक्चुअली इट इज अ सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है वो एक एमिनो एसिड है, जो कि जो प्रोटीन कंटेंट होता है हर फूड का, जो प्रोटीन जो बनता है तो बहुत सारे एमिनो एसिड को मिलके बनता है। उसमें का एक एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है। तो उसमें ग्लूटामिक एसिड जो है
वही तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है उसका ही सॉल्ट है। तो एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट तो वैसे किसी प्रोडक्ट में मीन्स FSSAI ने बहुत सारी लिस्ट दी है जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज नहीं किया जाता है। एडिशनली एक्सटर्नली यू कैन नॉट ऐड, तो उसमें ऐड करने का सवाल ही नहीं आता है। जबकि प्राकृतिक देखा जाएगा तो बहुत सारे ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, इन सब चीजों में नहीं, अगर मैगी ये कहे, अगर नेस्ले ये कहे कि उसके प्रोडक्ट में, उत्पाद में MSG नहीं है ना, और जो भी है वो स्वाभाविक रूप से है, बाहर से कुछ मिलाया नहीं गया। MSG मिलाने से कई लोगों को बता दें कि वो स्वाद में थोड़ी तेजी आ जाती है, चटक हो जाता है उसकी मात्रा से, जैसे भी है। तो अगर हम उससे खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। अगर हम 4 मैगी खा लें तो क्या हम उतनी ही मात्रा में परमिसिबल जो मात्रा है वही ग्रहण करते हैं शरीर में, या ज्यादा ग्रहण करते हैं? हाँ सर, अभी इधर बात ऐसी है कि आप कितनी मात्रा में वो खाते हो उस पर काफी हद तक लिमिट करता है, क्योंकि उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर। कोई भी चीज को आपका एक्सपोजर कितना है वो उस पर डिपेंड करता है। एक परमिसिबल लिमिट दिया है, बट दैट इज मे बी द पर डे आपको इतना परमिसिबल है, बट उससे अगर ज्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली इट इज हानिकारक तो होगा ही। एक परमिसिबल लिमिट के हिसाब से नैसर्गिक उत्पत्ति में जो भी कुछ है ये सब अन्नधान्य में, तो वो तो रहने ही वाला ना, तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा खाते हैं तो वो नुकसानदेह है। ठीक है, हाँ, ज्यादा खाते हो तो नुकसान है, बिकॉज इट इज एक्सपोजर मैटर्स ऑफ कोर्स। उसका जो एक्सपोजर होता है उस पर अगर ज्यादा, दिन में 4 बार खा रहे हो, कितने बार खा रहे हो, वीकली 1 बार खाते हो, हफ्ते में 1 बार खाते हो, या दिन में 1 बार खाते हो, या दिन में 4 बार खाते हो, उस पर तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपका बॉडी का एक्सपोजर उसको बढ़ रहा है भी जी। ऑब्वियसली अभी रोड साइड के वेंडर जो चाइनीज फूड लेते हैं, हाँ, वो कितना डालते हैं, MSG क्या करते हैं, उसको किसको पता है? वो किसको पता है। और गांव-गांव में चाउमीन मिल रहा है, वो नूडल्स मिल रहा है, तो पर हम इस विवाद में अगर कहें कि सिर्फ मैगी ही नहीं, जो दुकानों पे जो नूडल्स मिलता है उसको भी शामिल करना चाहिए कि वो सुरक्षित है या नहीं, तो क्या ये सही है सर? बराबर, हाँ, बराबर, बिल्कुल बराबर। तो दर्शकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अगर बिना ब्रांड वाले भी नूडल खाते हैं, जो एकदम तल के मिलता रहता है गाँव देहात में, तो थोड़ा पता कर लें, अगर पता कर सकते हैं तो। इसी लिए हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि एक तो उदय साहब ने बताया कि प्राकृतिक रूप से भी MSG आ सकता है, सीसा कहाँ से आ सकता है? देखिए, ये एक इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है जो हमारी इंडस्ट्री से आता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरा जैसे सॉइल है, चाहे वाटर है, चाहे आपका एयर है, चाहे एग्जॉस्ट है, चाहे पेंट्स हैं, तो ये चीज़ें आप इसमें कुछ ना कुछ इसका तत्व होता है। अगर इनकी डिस्पोजल ठीक से ना हो तो ये आपके एनवायरनमेंट में रहेगा। और ये अगर आपका जो फूड है उसी एनवायरनमेंट में बना है, चाहे वो आपका गेहूं है, चाहे वो आपकी सब्जी है या फल है, जो भी है उसमें वो कंटेमिनेशन रहेगी। तो बेसिकली इसको एक एनवायरमेंटल इशू मान के चलें। ये खाली एक लेड की प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्सेनिक भी है और सारे हैवी मेटल्स हैं, और भी बहुत इश्यूज हैं जिनके टॉक्सिन्स जिनको हमारी फूड सप्लाई में नहीं होना चाहिए, और ये पोल्यूशन वगैरह से आते हैं। ये कंटेमिनेशन जब इन चीज़ों में हटेगा या परमिसिबल लेवल्स तक आएगा, तभी हम आप फूड सेफ अपना मान सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली एन इंडिविजुअल और अ कंपनी कैन नॉट इंडिविजुअली टेक केयर ऑफ दिस। तो आप कहाँ पे अपना जो अगर गेहूं है कहाँ पे बनी, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बना, किस एनवायरनमेंट में बना, क्योंकि इनके सोर्सेज तो बहुत ही मतलब अलग अलग हैं। हम अपने जो ये लैब्स हैं उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? जी, एक बहुत अच्छा ये आपने पॉइंट बताया कि लैब्स जो हैं यही टेस्ट करके बता सकती हैं। तो कंज्यूमर जो एवरेज मैन्युफैक्चरर है, आप मैगी को छोड़िए, मैगी तो एक एग्जाम्पल बन गया है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये खाली इसी की नहीं है। पानी है, दूध हो सकता है, कोई फल हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, आपका आटा हो सकता है, आपका चावल हो सकता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट थी US की जिसमें सारा इंडियन राइस जो था वो वापस चला गया, क्योंकि वो दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर बेबी फूड। अब उसमें आर्सेनिक लेवल्स वर फाउंड टू बी सेवरल टाइम्स हायर देन एक्सेप्टेबल। तो ये आर्सेनिक कहाँ से आया? आर्सेनिक आया ग्राउंड वाटर से। यहाँ पता नहीं चलता है कि आर्सेनिक है, वो चावल यहाँ लौट के बच्चों के दूध में मिल गया होगा, या चाहे जैसे भी मिल गया होगा। Absolutely. So it is not about just one ingredient. It is the entire food supply, and whether it is vegetables, fruits, or meats, or legumes, or
योर ग्रेन्स। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हैं जो बिकॉज ये हमारी इन्वायरमेंट में है ये, बट इनकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लैब का आपने पॉइंट उठाया, दैट लैब्स हैव टू बी मेड चीपर, दीज टेस्टिंग फैसिलिटीज हैव टू बी मेड चीपर, एंड इन मैन्युफैक्चरर्स कराना चाहें, हम कराना चाहें तो महंगा है। बिल्कुल, ये डेटरेंट रहता है क्योंकि हर उसमें आपको एक बैच में टेस्ट होना चाहिए, तो एवरेज मैन्युफैक्चरर नहीं करता ये सब, तो ये इनकी रेगुलेशन नहीं होती। तो बेसिकली जो हमारी हेल्थ रेगुलेशन है और जो हमारी फूड सेफ्टी की रेगुलेशन है, इनको बहुत टाइट होना पड़ेगा, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है लॉज की, इनको टाइट रखना पड़ेगा, जिससे एक पूरी हमारी एक फूड सप्लाई सेफ रहे, ना केवल एक मैगी। देवेंद्र जी, आप मुझे ये है कि इसमें एक और मामला सेलिब्रिटी का उठता है, लेकिन हम उस पर आने से पहले मैं इंतजार कर रहा हूं अनुजा जी आ जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 3000 से भी ज़्यादा हमारे देश में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं नहीं, और जिस तरह से मंत्री सीरियस बता रहे हैं और काफ़ी सजग हो गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि कितने बाकी और जो सामान है उनकी क्या जांच है। वो मैगी पे करा के तो वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे तो नहीं। लेकिन फिर भी हम दुनिया के मानकों के हिसाब से हम जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ इतना आसान है कि इस तरह की चीज़ें आप बिना टेस्टिंग के बेच सकते हैं? ये अक्सर हमारे देश में एक सोच आती है कि जब भी कोई चीज़ प्रोसेस फूड में, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या जैसा अभी मैगी की बात हो रही है, जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर क्योंकि हमारे हवा में है, हमारे पानी में है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो तर्क है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका में, यूरोप में, वहां भी एनवायरनमेंट में सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो जो कंपनियां हैं वो कंफर्म करती हैं स्टैंडर्ड्स को। और अगर वो डबल स्टैंडर्ड कंपनियों के हम जानते हैं कि वो भारत में अलग है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको ले दे के काम खत्म हो जाता है, ये भी एक प्रोसेस हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर कोई सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि उस चीज को, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। और अमेरिका में अगर यही कंपनी होगी, आप देखेंगे वहां लेड का स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक होगा। और ये कहना कि अमेरिका में लेड नहीं होता है एनवायरमेंट में, ये मैं मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात ये देखिए, आज आप कितने केयरफुल हो गए हैं कि आप पेंट में भी आप कोशिश हो रही है कि लेड ना हो, ताकि बच्चे दीवार से उसको खरोंच के या उसको चाट कर खा न लें। और इस तरीके से आप कोशिश हो रही है कि जो बच्चों के टॉयज जो हैं उसमें भी लेड जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो इतना अगर केयरफुल हो रहा है सारा समाज इन चीजों के लिए, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये फूड में हम लोग क्यों इस बात पे एक लीवरेज दे देते हैं कंपनी को कि साहब ये हमारी कंफर्म जो स्टैंडर्ड्स हैं इसलिए इनके कमजोर हैं क्योंकि नेचर में है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि जो नेचर में प्रॉब्लम है वो तो है ही है, फूड चेन में प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, लेकिन प्रोसेस फूड में वही प्रॉब्लम्स हम लेके आ रहे हैं, ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये कंपनियों की ढील है। और अगर आप अफ्रीका में चले जाएं तो इससे भी बुरा हाल है, वहां तो वो बिल्कुल फॉलो ही नहीं करते हैं, जंक जो है वहां पर बेस्ट डंप किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये डबल स्टैंडर्ड जो कंपनियों के हैं इनकी तरफ हमें देखना पड़ेगा कि ये वहां पर क्यों और यहां पर क्यों, यानी वहां मतलब अमीर देशों में और हमारे देश में क्या फर्क है। आपको याद होगा कोला का एक इशू आया था रवीश जी, जब कोला में कहा गया था कि पेस्टिसाइड की मात्रा इसलिए ज्यादा है इसके अंदर क्योंकि हमारे पानी में, ग्राउंड वाटर में पेस्टिसाइड बहुत है। मैंने उस समय भी एक आंकलन किया था कि यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप में पेस्टिसाइड ज्यादा है कंटेमिनेशन उसकी पानी में, ग्राउंड वाटर में, भारत के बनिस्बत। उसके बावजूद भी यूरोप में पूरे वो जो क्वालिटी नॉर्म्स हैं उसमें पेस्टिसाइड नहीं पाया जाता है कोलास का, वहां पर वो कंफर्म करते हैं, भारत में वो नहीं करना चाहते। और हमारे ही लोग जस्टिफाई करते हैं कि साहब हमारा पानी गंदा है तो कंपनी को क्यों ब्लेम करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपने मापदंड को भी ठीक करना पड़ेगा कि हम भी क्यों इनको नहीं चाहते कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। पर हमारे पास सिस्टम है क्या? मतलब एक तो वो सवाल हुआ, पर सिस्टम है क्या? ये कहा जाता है कि 2011 में जो हमने FSSA कानून बनाया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड जो कानून बनाया वो काफी बेहतर है, अभी संजय सिंह ने भी कहा। पर उसके हिसाब से हमारे पास, अगर संजय सिंह ने नहीं किया होता तो किसे पता चलता है यहाँ क्या होता? फिर कहां रामविलास पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते या सत्येंद्र जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि ये एक जो इंस्पेक्टर है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये उस टाइम पर नजर आ रहा है जब हम सारे कहते हैं कि इंस्पेक्टर राज बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। कंपनियां तो चाहती हैं कि इंस्पेक्टर नाम का कोई आदमी ना हो, ताकि वो जो मर्जी, जो कहते हैं ना फ्री मार्केट डज नॉट मीन इट इज फ्री फॉर एवरीथिंग। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि कंपनी खुद ही लिख के दे देगी इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए। मैं उसके भी उसमें सोचता हूं कि इंस्पेक्टर होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आपकी है रवीश जी
दूसरी बात आपकी है कि हमारा क्या सिस्टम हमारा इतना लेड आउट है, ये बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि हमारी जो सिस्टम स्ट्रक्चर होना चाहिए देश में वो नहीं है। अभी एफएसएसए जब से बना है तब से उसने अपना सिस्टम बनाने में कई साल लगा दिए, कई रूल्स रेगुलेशन बनाने में लगा दिए, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं। लेकिन अगर ये हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लेबोरेटरीज को नेटवर्क को ठीक करते हैं, स्पोरेडिक चेक्स करते हैं, पीरियोडिक चेक्स करते हैं, मुझे लगता है कि इसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। ये प्रायोरिटी है और मैगी ने कम से कम आपको एक सिग्नल दिया है, आपको एक तरह का चैलेंज दिया है। ठीक है मौलाना साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संगठन के सचिव हैं। अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि जो प्राकृतिक रूप से इन चीजों के आने की जो बात कही जा रही है वो सही होते हुए भी उसे बहाने की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, कंपनियां यहां पर ढिलाई बरतती हैं। दूसरी बात यह है कि ये बैन क्या है? अगर कोई चीजों की मिलावट करता हुआ पकड़ा जाए तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ये बैन तो एक तरह से छूट है, किसी को भी 15 दिन की छुट्टी है एक तरह से, आप पेड लीव पे चले जाइए। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं तो? है सर, ऐसा नहीं है। हाँ तो क्या मैं ना तो किसी ब्रांड की बात करूंगा, मैं ना तो किसी ब्रांड की बात करूंगा, ना मैं किसी कंपनी की बात करता हूँ। तो किसकी बात करें? मैं सिंपली ये कहता हूँ, हाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक सिंपल मैटर्स जो हैं, सिंपल मैटर्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी हो रहे हैं। मैं तो सिंपल सवाल पूछा, जो हमारे मेंबर्स हैं। सर एक सेकंड सर, मलान साहब, मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आपकी कोई कंपनी मिलावट करते हुए पकड़ी जाए तो बैन लगा के आपको पेड लीव की तरह छुट्टी दे दें या जेल भेजें, क्या करना चाहिए? तो सिंपल सवाल है, इसका जवाब दीजिए ना। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द हिल्ट। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टैंडर्ड्स भी, मैंने ये नहीं कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा। नहीं देखिए, ऐसे मैं उनके बाबत कोई कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं दे आर ऑल वेरी रिस्पॉन्सिबल, नंबर 1। सर मैंने इसके लिए तो आपको बुलाया नहीं इशू रेज हुई है, मैंने उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए नहीं बुलाया है आपको, मैंने उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए नहीं बुलाया है। आप इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधि हैं, मुझे बताइए कि आपका कोई सहयोगी नियम तोड़ दे तो उसे सजा मिलनी चाहिए या बैन के रूप में पेड लीव मिलना चाहिए 15 दिन का? नहीं, उसमें देखने वाली बात है नियम तोड़ा या नहीं तोड़ा, इट इज ए बिग इशू। ठीक है, आप जो इशू जो छोटी सी इशू है उसको अननेसेसरी बड़ी बन रही है। छोटी देखो इशू ऐसे है कि आपने ये छोटी इशू है, है, अगर मात्रा ज्यादा हो तो लोग कहते हैं किडनी खराब हो जाता है, डॉक्टर बता रहे हैं कि बच्चों की स्मृति खराब हो जाती है, आप कहते हैं छोटी इशू है। सर रवीश कुमार जी जरा बात सुनिए। हाँ, ऐसे है, 2 बातों की बात हुई है, राइट, उसमें एमएसजी पाया गया है। हाँ, मैं आपको ये कहता हूं कि फूड में ग्लूमिक एसिड जो है, जो प्रोटीन्स हैं जो भी हैं, उनमें जो ग्लूमिक एसिड इज नेचुरली अवेलेबल, नेचुरली अवेलेबल होता है उसमें। तो जो अभी उसमें कहना जी अरे उसको कहना है, कहना जिसमें ऐड किया है, दिस इज अवेलेबल, मीट में भी है, ये वीट में भी है, ये मिल्क में भी है, हर चीज में ये है, और मदर मिल्क में भी आता है। तो हम उसको कहें कि नहीं सर ये खराब है, इट इज नॉट, इट इज एन अमाइनो एसिड। जब वो ग्लूटेन को आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें ये आ जाता है, तो इट इज नॉट अ बिग इशू। अभी देवेंद्र ने बताया, मलान साहब, अभी देवेंद्र जी ने बताया है कि प्राकृतिक रूप से यूरोप में भी आता है, अमेरिका में भी आता है, लेकिन जब आप चीजों को प्रोसेस करते हैं तो उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे ये बताइए कि आप ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो आपको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं तो उसके हक में नहीं हूं। मैं तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एनी रूल। नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। एक्सीलेंट, मैं बोले कि हम सजा नहीं मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दीज थिंग्स आर अवेलेबल। और दूसरी बात जो आपने इसकी बोली है, लैंड वाली बात बोली है, यदि आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट उसमें कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिन्स और रेजिड्यूज की बात करें, उसमें 10 टाइप के जो है मेटल जो है दे आर परमिसिबल, उनकी लिमिट्स फिक्स की हुई है। पर यहाँ लिमिट ज्यादा पाई गई है। को देखो, यहाँ ठीक है, मैं पैनिक नहीं फैला रहा हूँ। कई राज्यों में, एक सेकंड सर, कई राज्यों में सैंपल में मैगी के ही सैंपल में कुछ खराबी नहीं निकला है। ठीक है, कुछ राज्यों में खराबी निकला है। रवीजी, nobody add copper, nobody add arsenic, nobody add zinc। यदि आप उसकी डेफिनेशन को देखो, यदि उसकी जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, उसमें लिखा दीज आर ऑल नेचुरली अकरिंग, और एनवायरनमेंट से भी आते हैं और नेचुरली आपसे अलग बोल रहे हैं। आप या उदय जी में से कोई बोलना चाहते हैं? मलान साहब बोल रहे हैं कि वो प्राकृतिक रूप से है,
उसको ठीक नहीं किया जा सकता, आप ये बोल रहे हैं ना सर? उन्होंने प्राकृतिक रूप से नेचुरली कह दिया है, मैं कह रहा हूं एक्ट में ही ऐसा लिखा हुआ है। व्हाई एनीबॉडी शुड ऐड, क्यों लड में ऐड एक मिनट, अगर प्राकृतिक रूप से ज्यादा है, आ गया है, वो तो कह रहे हैं कि आ सकता है, लेकिन प्रोसेस करेंगे तो उसकी मात्रा कम करेंगे ना। देवेंद्र जी जो कह रहे हैं मलान साहब, उनका जवाब दे दीजिए। हाँ नहीं, मैं उसके बाबत नहीं कुछ कह रहा, लिमिट्स के बाबत यस की रहे हैं, वो लिमिट्स में होना चाहिए, एग्रीड, बट दीज आर नेचुरली अकरिंग, नोबडी एड्स टू दैट। मेरा कहने का ये मतलब है, दे आर इन द एनवायरनमेंट, यू हैव टू रेगुलेट देम, यू हैव टू। रवीश जी देवेंद्र जी आप कंपनी क्लेम करती है कि हमारे प्रोडक्ट में एमएसजी नहीं है। अगर कंपनी क्लेम करती है हमारे प्रोडक्ट में एमएसजी नहीं है, तो क्या उनको नहीं मालूम है कि इसमें रॉ मटेरियल से आता है ये अंदर? तो क्यों क्लेम करते हैं वो? कहने का मतलब ये है कि क्लेम और रियलिटीज में फर्क है। और अगर आप ये मानते हैं कि आपके प्रोडक्ट में एमएसजी तो नहीं होना चाहिए, आपने जब बोला है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको मालूम था और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं है इसमें? नेस्ले ने कहा है कि हमारे प्रोडक्ट पे हम लिखा होता है कि उसमें एमएसजी नहीं है। मलान साहब कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से है, तो लिखना चाहिए कि इसमें एमएसजी जो है वो प्राकृतिक रूप से है, ये सूचना देनी चाहिए। पर प्रोफेसर उदय, क्या आप बता सकते हैं कि अगर प्राकृतिक रूप से है तो प्रोसेस करने के दौरान इनकी मात्रा को कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, जो मलान साहब कह रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है, ऐसा भी हो सकता है प्रोसेस करने ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसकी मात्रा बढ़ भी सकती है, बिकॉज एमएसजी एक्चुअली इट इज फ्रॉम द हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जो होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन में एमएसजी आ सकता है। सो मात्रा बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बट बात यह है कि उसको रेगुलेट करना, जैसे मैडम ने बताया, रेगुलेट करना नेसेसरी है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, रेगुलेट तो करना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि जो हम इशू एमएसजी का ले रहे हैं, सबसे वो दो अलग चीजें हैं। हाँ, उनको हमको क्लब नहीं करना चाहिए, ठीक है, दो अलग अलग चीजें। हाँ, द कंसर्न्स रिगार्डिंग एमएसजी आर नॉट एज ग्रेव फॉर द जनरल पॉपुलेशन। प्रोफेसर उदय ने कहा कि वो स्वाभाविक रूप से आ सकता है, वो तो आपकी। देवेंद्र कह रहे हैं कि जब आप पैकेट पे लिखते हैं कि इसमें एमएसजी नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल का बयान है, अगर नेचुरल उनका प्रतिनिधि नहीं तो मैं क्या करूं, रहते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ नहीं, इसमें एक बड़ी सिंपल, एमएसजी इज एन एडेड कंपोनेंट, इट इज नॉट। अनुजा जी आ गए, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड जो है उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं नेचुरली फूड में पाए जाते हैं, वो दो अलग चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा मात्रा में मैगी खाएं तो फिर नुकसान करेगा, वो एमएसजी भी है ना? नहीं, वो एमएसजी जो है, अगर आप दिन भर में कोई ऐसे उत्पाद खा रहे हैं जिसमें एमएसजी बहुत ज्यादा हो तो एडअप होता जाएगा, फिर नुकसान करेगा। नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हमको जो एक्चुअल मुद्दा है वो है ये सीसा। हाँ, ये सेंसिटिव, कई लोग होते हैं इससे सेंसिटिव, जिनको रिएक्शन होता है, जिनकी हार्ट बीट बढ़ती है, एंजाइटी सी होती है, पैल्पिटेशन, फ्लशिंग, हेडेक, बहुत सिम्टम्स हैं उसके। दैट इज अ इंडिविजुअल सेंसिटिविटी विच इज रियली ट्रांजिटरी, और ये अपने आप ठीक हो जाती है। देवेंद्र जी, अनुजा जी, मैं एक बार आ रहा हूं, एक सवाल मलान साहब से पूछ लेना चाहता हूं। मलान साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि उसमें प्राकृतिक रूप से होता है, उसमें कोई ऐड नहीं करता है, प्रोफेसर उदय कहते हैं कि प्रोसेसिंग के दौरान भी उसकी मात्रा बढ़ सकती है, तो कुछ तो आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जिससे उसको कम किया जा सके। जी, ऐसा नहीं है सर कि यदि वीट की जो क्वालिटी है हमारे कंट्री में, नॉर्थ इंडिया में अलग है, आपकी ना साउथ इंडिया में अलग है, मिडल ये ड्यूरम वीट जो अलग है, इट इज अ डिफरेंट टाइप जो वीट हमारी मिलती है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूटेन भी होता है, और उसमें वीट फ्लावर उसमें मिलता है। तो नेचुरली उसमें वो जो यदि हाइड्रोलाइज करोगे प्रोटीन है, यदि हाई प्रोटीन है, तो नेचुरली जो उसमें मात्रा जो होगी ग्लूमिक एसिड की वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर वीट विच इज साउथ वीट। मलान साहब देखिए, आप जो कह रहे हैं वही कहे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो तो मान लिया आपकी बात की प्राकृतिक रूप से होगी, लेकिन जब आप फैक्ट्री कंपनी में लाएंगे तो उसको कम करेंगे या नहीं करेंगे? सरल हिंदी में पूछ रहा हूं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब मैं वो सजा वाली बात नहीं पूछूंगा क्योंकि आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे है कि इट इज ए हाईली टेक्निकल, ये टेक्निकल मैटर है, मैं इसके ऊपर जो है इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा। यस, मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज नेचुरली अवेलेबल है, कमेंट नहीं कर पाएंगे, हैज टू बी रिड्यूस्ड, कम करना पड़ेगा। पर देवेंद्र जी, अब अनुजा जी आ गई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा कि ये जिन्होंने 10 साल पहले ऐड किया था उनको पकड़ लीजिए, जिनको 2 साल पहले ऐड किया था उनको पकड़ लीजिए, अमिताभ बच्चन हैं या फिर प्रीति जिंटा हैं या और भी लोग हैं, कई लोग हो सकते हैं। तो क्या ये आपके लिहाज से सही है? क्योंकि जो कानून मैं देख रहा था उस कानून में कोई ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी ब्रांड का समर्थन करेंगे तो आप उसके दोषी पाए जाएंगे।
हाँ, द थिंग इज एक्चुअली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अगर आप किसी चीज को टीवी पे आके इंडोर्स कर रहे हैं तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। अगर मैं कहूंगी कि अगर आप एड में कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को ये देती हैं, तो अगर आप सचमुच अपने बच्चों को देती हैं तो आई फील चलो आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम सुन रहे हैं कि वो पैकेट में बढ़ जाता है, ऑल दीज थिंग्स हैपन, तो देयर सर्टेन थिंग्स सेलिब्रिटी शायद कंट्रोल नहीं कर पाए कि उन्होंने 10 साल पहले ऐड किया और आज उन्हें पकड़ा जा रहा है। सो दैट इज इनकरेक्ट, बट आई फील दैट एवरी सेलिब्रिटी, उनका कुछ अपना तो सिस्टम होना चाहिए किसी चीज को एंडोर्स करने से पहले कि वो अपना कुछ पूछताछ करके उसमें इन्वेस्टिगेट करें। सारे सेलिब्रिटीज के इतने बड़े एंटोराज होते हैं, उनके दे हैव डिफरेंट पीपल, बाल काटता है कोई मेकअप करता है, कोई झाड़ा पकड़ता है, कोई मैनेजर है, तो एक कोई ड्यू डिलिजेंस वाला भी रख लें तो अपनी तरफ से एटलीस्ट दे नो फॉर श्योर।